हेलो ऑल, वेलकम बैक टू मेड रिव्यू। आपका राजस्थान का प्रीलिम एग्ज़ाम 27 जुलाई को है और उससे पहले मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद की जाए, और वो मदद की जाएगी लेटेस्ट केस लॉज बता के, इम्पॉर्टेंट रीसेंट न्यू केस लॉज, जो कि आपको पता है आज जिस एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आ ही जाते हैं। तो अगर हम एंटिसिपेट करें कि इस बार कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मान लीजिए लगभग वही 4-5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना और इस बार जिनका भी वो ऐसा एग्ज़ाम है कि भाई आखिरी एग्ज़ाम में उसके बाद आपके ऊपर 3 इयर्स ऑफ मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल लग रहा है, तो आपके लिए ये फर्स्ट एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए उन लोगों के लिए भी, और जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे और चाह रहे हैं इस बार ये क्रैक हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, लॉज रहे बात, जो आपके सब्जेक्ट वाइज लॉज हैं वो तो आप पढ़ ही रहे, रिवाइज कर रहे हैं। बात आती है कौन से हम रीसेंट इंपॉर्टेंट केस लॉज पढ़ें, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दशरथ पत्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब देखिए, हर एक केस नाम याद रखना है और जो लिखा है वो याद रखना है। इसमें क्वेश्चन था, क्या कोई लुनेटिक लाइबल हो सकता है मर्डर केस के लिए? So you know they are protected, right? So over here, the Supreme Court has simply stated that no act done by a lunatic is an offence. By the reason of the lunatic is not in a position to defend himself. सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 108 ऑफ बीएसए लगता है स्पेशल प्रोविजन के अंदर, जो भी अपने एक्सेप्शंस के अंदर फॉलो करते हैं उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो प्रूव करें कि वो उस एक्सेप्शन के अंदर फॉलो होते हैं। ठीक है, लॉ प्रिज्यूम क्या करता है कि नहीं, दे आर नॉट ल्यूनेटिक, बट हैविंग सेड सो, ल्यूनेटिक जो है वो क्या अपने आप को डिफेंड कर सकता है? राइट टू बी डिफेंडेड एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कहा गया राइट टू डिफेंड of a charge for an offence is a fundamental right guaranteed under 21 of the Constitution of India. The lunatic cannot be held liable for murder. अगर वो प्रूव कर दे इस चीज़ को कि he was lunatic at the time of commission of that offence. At the time, आज वो ठीक है मेंटली, उससे कोई मतलब नहीं है। जब उसने मर्डर किया, चाहे वो 20 साल पहले हो चाहे 25 साल पहले हो, तब वो lunatic था। तो आप मेडिकल रिपोर्ट तब की कराएंगे। हाईकोर्ट ने क्या किया था, हाईकोर्ट के पास जब 20 साल बाद ये केस पहुंचा तो हाईकोर्ट ने तब की मेडिकल रिपोर्ट कराई, जहां पर जो पर्सन था, अक्यूज्ड पर्सन था, वो बिल्कुल नॉर्मल साउंड माइंड का निकला। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया वो मेडिकल रिपोर्ट, ये कहते हुए कि जो मेडिकल रिपोर्ट है ल्यूनेसी को अगर आपको चेक करना है तो एट दैट टाइम जब वो उसने कमीशन ऑफ क्राइम किया था तब आपको वो चेक करना पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। गोइंग एट विद द नेक्स्ट केस, दैट इज पद्मन बीबर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें कैन लास्ट सीन टुगेदर बी अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन? क्या एक साथ अक्यूज्ड और ऑफेंस को डिसीज्ड के पहले देखा गया था, जब डिसीज्ड की डेथ हुई इससे पहले देखा गया था, क्या ये चीज़ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है? जब पूरा का पूरा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे बेस है, तो आपको 5 गोल्डन प्रिंसिपल शरद बिरदीचंद के याद रखने चाहिए, वो अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि लास्ट सीन टुगेदर था, उस बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। The conviction of the appellant cannot be maintained merely on a suspicion, however strong it may be, or on his conduct. Last seen together is a weak piece of evidence, very important. Conviction only on the basis without there being any other corroborative evidence against the accused is not a sufficient to convict him. ठीक है, last seen together is a weak piece of evidence, on merely basis of last being seen together is not a sole basis of conviction. Corroborative evidences और लाने पड़ेंगे, clear chain of evidence, full clean chain of evidence has to be created to show the guilt of the accused. Sharad Birdichan versus State of Maharashtra, very important case law for you. 5 golden principles of circumstantial evidences were laid down. Next, Murugandanam versus Muniyandi through LRs. Can an unregistered document be admitted as an evidence before the court? Very important. जैसे कि राजस्थान का सिलेबस में चेंज हुआ है और रजिस्ट्रेशन एक्ट पहली बार उसमें इंक्लूड हुआ है, तो उसी हिसाब से ये हमारा केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि रीसेंट केस लॉ है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन था, क्या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टू बी एडमिटेड एज एन एविडेंस? क्या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसकी कि कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्या वो एविडेंस के तरीके लिया जा सकता है? To this, if the intention of the party is only to use such document as a proof of the oral agreement of sale and that is permitted under section 49 of the registration act. Very important.
सेक्शन 49 जो कि बात करता है इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की, उसमें ही प्रोवाइजो उसका बात करता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो कि कंपलसरी रजिस्ट्रेबल होना चाहिए, उसको सिर्फ आप म्योरली कोलैटरल ट्रांजैक्शन प्रूव करने के लिए ले रहे, जैसे फॉर एग्जांपल सेल डीड है इमूवेबल प्रॉपर्टी की 100 रुपये ज़्यादा वाली, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, बट मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि जो पार्टी मुझे सेल कर रही थी वो मेरे अंकल हैं और उन्होंने सेल डीड में अपने आप को एज अ अंकल बताया। तो इफ आई एम प्रूविंग अ मियर रिलेशनशिप, a relation between the seller and a buyer, but not actually proving and calling upon the immobile property। मैं सेल की बात नहीं कर रही हूँ कि सेल वैलिड है इनवैलिड है, आप सेल आप एग्जीक्यूट करो, नहीं, मैं उस डीड को लेके जो कि अनरजिस्टर्ड डीड है उससे सिर्फ मैं एक रिलेशन को प्रूव करना चाह रही हूँ। तो कोर्ट कहता है ऐसे कोलैटरल ट्रांजैक्शन को आप प्रूव कर सकते हैं, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट क्यों ना, जो कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी डॉक्यूमेंट भी अगर आपने नहीं रजिस्टर्ड कराए हैं तो वैसे तो एविडेंस में आप नहीं दे सकते, करेक्ट, बट कोलैटरल ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए आप वो दे सकते हैं, एडमिसिबल अंडर द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 49। सेक्शन 49 का प्रोवाइजो प्रोवाइड्स दैट एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी रिसीव्ड एज एन एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देयरबाय enables the said document to be received in evidence of a collateral transaction। Understood? Very important case of Imran Pratapgarhi versus State of Gujarat, very important case। तो इसमें दो क्वेश्चन थे, whether the recitation of a posting of a poem on the platform X, जो कि पहले ट्विटर था, constituted offence under section 196, 197, 299, 202 and 57 of BNS। मतलब इसमें जो ऑफेंसेस लगे वो रिलीजन, अगेंस्ट द रिलीजन वाले ऑफेंसेस लगे हैं। तो यहाँ पर एक राज्यसभा के एमएलए थे, वो एक शादी में गए, उन्होंने उस शादी का एक वीडियो पोस्ट किया एक्स प्लेटफॉर्म में, उसके बैकग्राउंड में एक पोएम चल रही थी, उस पोएम तो उर्दू में थी, जब उसका ट्रांसलेशन करा गया तो वो बड़े क्या कहते हैं लव की बात कर रही थी, कि नेशनल यूनिटी की बात कर रही थी, पर बहुत सारे लोग कम्युनिटी ने वहाँ पर कहा कि नहीं, ये तो हेट्रेड प्रचार रही है, ये तो एनिमिटी कर रही है फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर, और उसके ऊपर ये केसेस लग गए। आप जाके बीएनएस के सेक्शन देख सकते हैं। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेयर पोएम हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन देन इट विल नॉट अमाउंट टू ऑफेंस। भाई ऑफेंस कैसे होगा जब रिलीजन को ही नहीं हर्ट कर रही। सेकेंडली, वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर वायलेटेड द एपेलेंट्स फंडामेंटल राइट अंडर 19(1)। ने आपको पता है कोई भी वीडियो पोस्ट करना, कुछ भी करना, ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपना व्यू रखना। अब अगर इस बेसिस में कोई पुलिस जाकर रजिस्टर करी एफआईआर तो क्या फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कोट किया बीएनएसएस का सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 which confers a discretion on the officer receiving information relating to the commission of a cognizable offence to conduct a preliminary inquiry as to ascertaining whether a prima facie case exists to proceed। अब यहाँ पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 जो बीएनएसएस का, जो कि बात करता है इन्फॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर अगर सबसेक्शन 3 को ऐड किया गया, जो कि पहले हमारे सीआरपीसी में नहीं था, उसका मेन मोटो यही है कि वो एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके वो जाने कि इन कॉग्निजेबल केसेस में हम प्रोसीड भी करें कि नहीं। जहाँ पर ऐसे कोई केस आए हैं जहाँ पर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है एज टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो यहाँ तो पुलिस की बहुत ज़्यादा बड़ी ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट करे किसी का फंडामेंटल राइट और ये देखे कि ऑफेंस तो नहीं हुआ है, उस चीज़ के लिए उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। आपको पता ही होगा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है जहाँ पर गाइडलाइंस एज टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर दिया गया था। उसमें भी कहा गया था अगर आपको पता करना है कि कोई केस मीट आउट हो रहा है कि नहीं, आपको जाना चाहिए कि नहीं, तो आप जाइए इन्वेस्टिगेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके आइए, पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसी केस को थोड़ा सा और उसी प्रिंसिपल को यहाँ पर रीट्रीट करते हुए सबसेक्शन 3 को ऐड किया। दिस इज न्यूली एडेड प्रोविजन और इसका मोटो सुप्रीम कोर्ट इस केस में कहते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट था सबसेक्शन 3 को ऐड करना, लेजिस्लेचर ने इसको ऐड ही इसलिए किया कि भाई बेफिजूल के कॉग्निजेबल केसेस ना लिए जाएं, राइट। पर अगर पुलिस ऑफिसर इस डिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम तो फिर से बैक टू स्क्वायर वन में आ गए ना, फिर से वही सीआरपीसी का प्रोविजन चल रहा है, कैसे न्यू लॉ हमें हेल्पफुल करेगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस ऑप्शन इज अवेलेबल व्हेन द ऑफेंस एलिज्ड इज मेड punishable for 3 years or more but less than 7 years। very important, please remember preliminary inquiry जो दी गई है ये मे है, ये ऑन द डिस्क्रिशन है, बट कहा गया कि भाई जब कहीं पर फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है तो यहाँ पर डिस्क्रिशन हटा के मैंडेटरी कर दोगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशंस
वेलफेयर इंटरप्रिटेशन वेलफेयर लैंग्वेज में लिटरल लिबरल होती है, टेकिंग दैट इंटरप्रिटेशन यहाँ पर कहा गया। और ये जो आपका डिस्क्रिशन है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, ये रिस्ट्रिक्टेड है फॉर द ऑफेंस 3 to 7 years. Moving ahead with the next important case, that is Chetan versus State of Karnataka. Over here, the Supreme Court has stated mere absconding does not constitute a guilty mind, as even an innocent man may feel panicky and may seek to evade the police when wrongly suspected, though this conduct is relevant under section 8 or section 6 of BSA. यहाँ पर कहा गया अगर पर्सन कोई mere abscond भाग गया तो आप ये नहीं सोचोगे प्राइमा फेसाई ही इज द अक्यूज्ड, बट कभी कभी होता है कि जब आप रॉन्गली अक्यूज कर दो किसी पर्सन को तो वो पैनिक सिचुएशन में इवेट करने की कोशिश करता है पुलिस से कि भाई पुलिस के हाथ आ गए तो जेल में जाएंगे, भागता है ना। बट हाँ, ये आप कंडक्ट उसका रेलेवेंट मान सकते हो 8 के अंदर, बट इस बेसिस में कन्विक्शन नहीं हो सकता। वाइल प्रूव ऑफ मोटिव, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज वन थिंग रिगार्डिंग एब्सकॉन्डिंग, ये एक ओपिनियन है। सेकेंड ओपिनियन है एज टू मोटिव का। Proof of motive certainly strengthens the prosecution case based on circumstantial evidence. Failure to prove the same cannot be fatal. Motive आपको पता है ये it is not one of the essentials of a crime. Crime के दो ही essentials है अगर prima facie देखें तो, एक तो mens rea और दूसरा actus rea. Mens rea and motive are two different things. कोर्ट कहता है अगर आप circumstantial evidence पे केस बेस्ड है और आप मोटिव प्रूफ कर दे रहे हैं तो बिल्कुल केस स्ट्रेंथन हो जाता है, बट इन केस द मोटिव बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द कन्विक्ट एंड द विक्टिम इज नॉट बीन प्रूव्ड तो वो फैटल भी नहीं होगा, केस खत्म भी नहीं हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि मोटिव प्रूफ नहीं हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन। आपके पास कल क्वेश्चन आ सकता है इज द प्रूफ ऑफ मोटिव वन ऑफ द एसेंशियल? सो नो, इट इज नॉट एन एसेंशियल। Will the case be fatal if there is no proof of motive? No, the case will not be fatal. Further, when evaluating the proven circumstances, अब अगर आप कोई भी proven circumstances को आप evaluate कर रहे हैं तो कैसा approach होना चाहिए? Logical and rational approach must be adopted without being too technical and seeking absolute proof. For this principle of circumstantial evidence is not based on statutory provision. किसी भी सर्कमस्टांसेस को प्रूव कर रहे हो और गोल्डन प्रिंसिपल्स लगा रहे हो तो बड़ा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल रैशनल अप्रोच लेना चाहिए रादर दैन एब्सोल्यूट अप्रोच। बहुत टेक्निकल अप्रोच नहीं लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दीज 3 पॉइंटर्स। गोइंग एड विद द येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, सेलेस्टियन फाइनेंस वर्सेस ए गणेशकरण। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहली बार एक विक्टिम की डेफिनेशन जो सीआरपीसी में विक्टिम दिया गया है 2WA के अंदर, उस विक्टिम की डेफिनेशन में एक NI के अंदर चेक बाउंसेस का जो कंप्लेनेंट है उसको भी इंक्लूड कराया गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। द कंप्लेनेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑल्सो क्वालिफाइज एज अ विक्टिम विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2WA ऑफ द CRPC एंड कॉन्सिक्वेंटली such a complainant ought to be extended the benefit of the proviso of section 372. जब अगर हमने कंप्लेनेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसका चेक बाउंस हो गया है उसको हमने एक विक्टिम माना है तो विक्टिम के जो भी राइट्स है जो कि हमारे सीआरपीसी के अंदर देंगे वो भी उसको मिलेंगे, जैसे कि राइट टू फाइल अपील अगेंस्ट एक्विटल्स, इनसफिशिएंट कॉम्पनसेशन, इम्प्रॉपर आपका पनिशमेंट, इन दोज मैटर्स अपील उसको भी राइट मिलेगा, अपील का कंप्लेनेंट को भी। सिमिलरली यहाँ पर कहा गया है प्रोवाइजो ऑफ 372 जो कि बात करता है victim's right to file appeal against acquittals, thereby enabling him to maintain an appeal against an order of acquittal in his own right without having to seek special leave under section 378 subsection 4 of CRPC. अब क्योंकि कंप्लेनेंट एक विक्टिम बन गया है तो उसको कोई भी हाई कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्पेशल लीव ऑफ अपील टू फाइल एन अपील अगेंस्ट एक्विटल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली बिकॉज ही क्वालिफाइज एज अ विक्टिम तो उसको राइट, ये स्टैट्यूटरी राइट मिल गया है। ठीक है, राइट टू अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट, इट इज़ नॉट अ राइट ह्यूमन राइट बट अ स्टैट्यूटरी राइट। तो वो स्टैट्यूटरी राइट्स को मिल गया विदाउट दी सीकिंग एनी लीव फ्रॉम दी हाई कोर्ट और फ्रॉम एनी अदर कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज़ को इसी केस को फॉलो किया मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली अपने ही किसी जजमेंट में, तो ये मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। Going ahead with the next important case, that is Amalesh Kumar versus State of Bihar. Under no circumstance an involuntary or forced narco analysis test permissible under law. कोई भी involuntary or forced narco analysis test permissible नहीं है।
Consequently, a report on such involuntary test or information is not per se admissible as evidence. अब इनवॉलेंट्री नार्को एनालिसिस टेस्ट परमिसिबल नहीं है तो उसके ऊपर रिपोर्ट भी इम्परमिसिबल है, कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होगी. कंडक्टिंग सच टेस्ट raises serious question the constitutional protection granted from compulsion to become a witness against oneself. आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जो कि क्या बात करता है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये प्रोटेक्ट करता है. अगर आप इनवॉलेंट्री किसी को नार्को एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा. अंडरस्टूड. वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, आपको पता ही होगा नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसी के लिए अमलेश कुमार भी एक आ गया केस, तो प्लीज रिमेंबर. मूविंग एड विद द नेक्स्ट, घनश्याम सोनी वर्सेस स्टेट. The computation of limitation period under section 468 of CRPC and 514 of BNSS, the relevant date is the date of filing of the complaint or the date of institution of the prosecution and not the date on which the magistrate takes cognizance. सिंपल सी बात कहता है कि अगर लिमिटेशन पीरियड को हमको कैलकुलेट करना है तो हम लिमिटेशन पीरियड किसी भी ऑफिस का मान लेते 3 साल है तो हम उस दिन से नहीं कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे कि 3 साल कब खत्म हो गया, कॉग्निजेंस जब ली तब हम कैलकुलेट करेंगे अच्छा 3 साल पहले तक इन्होंने फाइल किया कि नहीं, वो नहीं देखा जाएगा. कब देखा जाएगा, जब कंप्लेंट फाइल हो गई हो या इंस्टीट्यूट हो गया हो कोई सूट, कोई प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट कर दिया हो. अंडरस्टूड. अगर आपको 3 साल कैलकुलेट करने हैं तो 3 साल का जो टाइम पीरियड है, 7 साल का जो भी टाइम पीरियड है ऑफेंसेस का, वो कब खत्म माना जाएगा, जब वो कंप्लेंट फाइल हो गई हो या इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया. वो एक्सटेंड नहीं करेगा कॉग्निजेंस कब ली, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि कंप्लेंट तो फाइल कर दी गई पर कॉग्निजेंस 2 साल बाद दिया, जैसे इस केस में हुआ था. कंप्लेंट फाइल हो गई थी पर कॉग्निजेंस 4 साल बाद लिया गया था. तो फिर यहाँ पर आपके रिस्पॉन्डेंट कहने लगे, जो आपके अक्यूज होते हैं वो कहने लगे कि नहीं नहीं आपका जो लिमिटेशन पीरियड होता है एंड हो गया, क्योंकि कॉग्निजेंस तो बहुत समय बाद ली गई. कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, हम देखेंगे कब इंस्टीट्यूट करा गया है सूट, क्या वो विद इन द लिमिटेशन पीरियड इंस्टीट्यूट करा गया है, अगर करा गया है तो वैलिड, अगर नहीं करा गया तो इनवैलिड. अंडरस्टूड. वेरी इंपॉर्टेंट. घनश्याम सोनी वर्सेस स्टेट. नेक्स्ट, नागराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. इसमें कहा गया था वेदर द हाई कोर्ट ऑन एन अपील filed by the accused against the conviction and sentence exercise suo motu revisional power and enhance the sentence. यहाँ पर अगर किसी हाई कोर्ट के सामने किसी अक्यूज ने अपील फाइल की है तो क्या हाई कोर्ट सुओ मोटो उसको रिविजन मान सकता है? पहली बात, क्या अपील रिविजन में हो सकती है? और रिविजन पावर का यूज करते हुए क्या एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस हो सकता है कि नहीं? 2 चीज़ें हैं. क्या कन्वर्जन ऑफ अपील टू रिविजन हो सकता है सुओ मोटो? एंड सेकेंडली, जब एनहांसमेंट की मांग ही नहीं की किसी ने, वो मांग कर रहा है अगेंस्ट द कन्विक्शन कि भाई मैं कन्विक्ट हो गया, मुझे एक्विट कर दीजिए, तो क्या यहाँ पर कन्विक्शन अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट का हुआ है तो रिविजनल पावर यूज करके हाई कोर्ट क्या इस सिंपल इम्प्रिजनमेंट को और रिग्रेस इम्प्रिजमेंट कर सकता है, या 3 साल का इम्प्रिजमेंट तो 7 साल इम्प्रिजमेंट कर सकता है? दैट इज समथिंग व्हिच द सुप्रीम कोर्ट हैज टू डील विद इन योर नगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. The appellant court in an appeal file cannot, while maintaining the conviction, enhance the sentence. पहली बात तो enhance the sentence कर ही नहीं सकते, and further cannot act as a revisional court, particularly when no appeal or revision has been filed either by the state victim or complainant for seeking enhancement of sentence against accused. Simple सी बात, हाई कोर्ट के पास कोई पावर नहीं to convert an appeal into revisional power and thereby enhance the sentence. Why? The power to go ahead with the enhancement of the sentence is lying with the state victim and complainant. जब इन तीनों ने फाइल की जो कि जिनको राइट है, हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई राइट नहीं. अगर आप एपेलेट पावर देखोगे तो एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस इज नॉट अ पावर गिवन अंडर इट. ऑन द अदर हैंड, व्हाट कैन बी हैपेंड, अगर कोई रिविजन फाइल किए बिफोर द हाई कोर्ट हैज द पावर टू कन्वर्ट दैट रिविजन इनटू एन अपील. वो कर सकता है. कब कर सकता है? वो तब कर सकता है जब ये जो रिवीजन फाइल हुई है वो एनॉर्मस गुड फेथ के बिलीव में हुई है, ये सोचते हुए अक्यूज ने या विक्टिम ने जिसने भी अपील की उसने ये रिवीजन किया, उसने ये सोचा कि आई डोंट हैव द पावर टू गो अहेड विद द अपील, दैट इज व्हाई नाउ आई एम गोइंग अहेड विद द रिवीजन. देन दिस रिवीजन कैन बी कन्वर्टेड टू अपील, but no appeal can be converted to revision. Please remember very important interpretations.
ये सब चीज़ें आपके लॉ में नहीं दी हैं पर से, इट इज़ ऑल व्हाट दैट इज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द डिफरेंट हाई कोर्ट्स. All these important cases are of Supreme Court. Please remember. Vinod Nasmulla versus State of Chhattisgarh. What is the evidentiary value of the TIP conducted during investigation? Very important. What is the evidentiary value? इसमें कहा गया TIP under section 9 or 7 is not a substantive evidence but only a corroborative evidence. It is not a substantive but merely a corroborative evidence. Very important. Moving ahead. State of Jharkhand versus Rukma Kesh Mishra. The sole safeguard that is provided to any member inter alia civil services of a state or the holder of a civil post under the state shall not be dismissed or removed by the authority subordinate to that by which he was appointed. सिंपल सी बात की गई है. अगर हम आर्टिकल 311 की बात करें, जो क्लॉज 1 की बात करते हैं, जो कि बात करता है रिमूवल ऑफ एनी सिविल सर्वेंट, यहाँ पर अगर सेफगार्ड की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोवाइड करता है कि रिमूवल ऑफ अ सिविल सर्वेंट विल नॉट बी बाय एनीवन हु इज लोअर हिम इन रैंक. कोई भी उससे कम की रैंक का होगा, दैट पर्सन कैन नॉट रूल आउट और यू कैन रिमूव दिस सिविल सर्वेंट. बट देयर बाय वो कहीं पर भी ये बात नहीं करता है कि क्या वो इनिशिएट नहीं कर सकता. क्या कोई पर्सन हु इज ऑफ लोअर ग्रेड और लोअर कैडर कैन नॉट गो हेड विद द इनिशिएशन ऑफ द रिमूवल ऑफ सच सिविल सर्वेंट. ये बात 311 नहीं करता है. ठीक है, फिर से मैं पढ़ती हूँ. द सोल सेफगार्ड दैट आर्टिकल 311 provides to any member of a civil service of a state or a union or the holder of a civil post under the state shall not be dismissed or removed by authority subordinate to that by which he was appointed. Further, does not on its own terms require that the disciplinary proceedings should also be initiated by the appointing authority. ये कहीं नहीं लिखा है कि appointing authority ही initiate करेंगे. Initiation of any disciplinary proceeding can be done by anyone who is even subordinate to him. Fine. Varshatai versus State of Maharashtra, very important, related to Constitution of India itself. Whether the municipal board use additional language with the state official language, क्या municipal board के पास right है to use additional language? तो Supreme Court stated language is essentially a tool for effective communication. Further, primary aim of the establishment of municipal council is to cater to the immediate needs of the local community of the respective areas. लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक टूल है. म्यूनिसिपल काउंसिल इसलिए बनती है जैसे कि वो इमीडिएट नीड्स को कैटर कर सकें. लैंग्वेज बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी, टू अ रीजन और टू अ पीपल एंड नॉट टू अ रिलीजन. लैंग्वेज इज अ कल्चर. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया था, ये महाराष्ट्र का केस था, जहाँ पर म्यूनिसिपल बोर्ड जो थी, म्यूनिसिपल काउंसिल जो थे, वो अपना एक तो मराठी में थे इन देयर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड जो सेकेंड लैंग्वेज थी वो नीचे उर्दू में लिखी हुई थी. तो यहाँ पर वन ऑफ द मेंबर ऑफ अ म्यूनिसिपल काउंसिल हैज ऑब्जेक्टेड टू दिस कि भाई उर्दू इज नॉट अ स्टेट लैंग्वेज, व्हाई इज उर्दू बीइंग यूज्ड इन द बोर्ड. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आपका अगर हम शेड्यूल 8 की बात करें जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जहाँ पर टोटल 22 लैंग्वेजेस, उसमें उर्दू और मराठी दोनों ही हमारी स्टेट वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं विच इज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसीलिए म्यूनिसिपल काउंसिल का सिर्फ सिंपल सा काम होता है इमीडिएट नीड्स को कैटर करना. यहाँ पर एडिशनल लैंग्वेजेस बिल्कुल हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है और कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो बार. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इज म्योरली बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी और अ रीजन और टू अ पीपल. इट डज नॉट बिलोंग्स टू अ रिलीजन. अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, U Sidhira and others versus C Yashoda and others. The right of filing a second appeal as provided under section 100 of CPC, which confers jurisdiction in the High Court only when it satisfied that the case involves a substantial question of law. सेक्शन 100 की बात करें जहाँ पर सेकेंड अपील की बात होती है, वहाँ पर सिंपल प्रोविजन, बेयर प्रोविजन ही लिखा गया है. जुरिस्डिक्शन ऑन द हाई कोर्ट कैन बी कन्फर्ड ओनली व्हेन केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. इस केस में यहाँ पर जो हुआ था, यहाँ पर हाई कोर्ट ने सेकेंड अपील ली विदाउट गोइंग अहेड एंड फॉर्मुलेटिंग द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. उन्होंने सबसे पहले अपना ऑर्डर पास कर दिया, इंटरिम रूल पास कर दिया, इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया और उसके बाद सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को क्रिएट किया. सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, हाई कोर्ट का सबसे पहले
सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ देखना है, फ्रेम करो ना करो अपने माइंड में रखो कि हाँ इन्वॉल्व करता है, और उसके बाद ही आपको इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं. Thereby can deal with case after framing question. It cannot grant an interim order without framing it. Very important. Procedure as it is follow होगा, एक स्टेप बाद में एक स्टेप पहले, ऐसा नहीं हो सकता. U Sidhira and others versus C Yashoda and others. Very important case law. Next, State of Rajasthan versus Chhatra. यहाँ पर बात की गई है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ अ चाइल्ड विटनेस इफ चाइल्ड इज म्योरली साइलेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. During the examination, there is no such testimony given by the child. He or she is merely silent and crying. यहाँ पर ये हुआ था, जो विक्टिम है वो माइनर थी जब उनके साथ रेप हुआ. जब उनसे एग्जामिनेशन हुआ ट्रायल कोर्ट में, शी केप्ट साइलेंट और थोड़ा क्राई कर रही थी, शी वॉज क्राइंग. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीसिडेंस. नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू टेस्ट कॉम्पिटेंसी. जज टू बी सेटिस्फाइड विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द चाइल्ड विटनेस and should ask relevant questions to determine the competency. अगर नॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ हो रही है, अगर ओथ नहीं दिलवाई जा रही है, still it will not render testimony doubtful. Corroboration is not a rule of law in cases of child testimony but a prudence and no bar on cross examination. A child witness can be cross examined. एक चीज आप समझ लीजिए, can the sole basis of conviction can be made on the basis of child witness? Yes. Sole basis of conviction only on the basis of the testimony of a child witness can be done, even if there is no evidences. Still, if the testimony, the competency has been proved, the cross examination has been proved, the judge is satisfied that he is competent, what he is answering is truthful, in those basis अगर oath नहीं दिलवाई गई है, कोई और evidence नहीं है, still the test it becomes very सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन. जैसे यहाँ लिखा है ना, कोरोबरेशन इज नॉट अ रूल ऑफ लॉ बट प्रूडेंस. प्रूडेंस के लिए, क्वेश्चन के लिए आप कोरोबरेट कर सकते हैं. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस छात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये राजस्थान का ही रिलेटेड केस है तो प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आरजीएस के लिए. नेक्स्ट, एससी नारंग वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली. चेयरमैन ऑफ अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन cannot be said to have the actual charge or control over the victim child and thereby be made liable for punishment under section 75 of JJR if rape of a minor victim takes place under school premises. Very important. अब JJ एक्ट भी पहली बार तो नहीं एडेड था पहले से. अब केस लॉ इससे रिलेटेड है, जो रीसेंट केस लॉ है एससी नारंग वर्सेस स्टेट. यहाँ पर कहा गया कि अगर सेक्शन 75 पहले क्या बात करता है वो जान लेते हैं. अगर किसी भी चाइल्ड को मॉलेस्टेशन हो रही है, असॉल्ट हो रहा है, रेप हो रहा है अंडर द कंट्रोल और चार्ज अपॉन सम अदर पर्सन, चाहे वो हॉस्पिटल प्रीमाइसेस हो, चाहे वो स्कूल प्रीमाइसेस हो, कोई कहीं की कस्टडी हो, वहाँ पर कोई भी असॉल्ट, रेप या कुछ भी हो रहा है अगेंस्ट द चाइल्ड, तो यहाँ पर हम किसको ब्लेम करेंगे? चाइल्ड के अगेंस्ट तो कुछ नहीं हो सकता. अगर मान लो दूसरा चाइल्ड के, जैसे इस केस में क्या हुआ था, स्कूल में एक माइनर गर्ल का रेप हुआ था बाय अ माइनर बॉय इटसेल्फ. ठीक है, उसने कंप्लेंट किया अपनी मदर से कि मेरे को स्टमक में पेन हो रहा है. तब पता चला कि अब माइनर बॉय हैज सेक्सुअली असॉल्टेड हो. अब चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स के अगेंस्ट तो कोई केस नहीं हो सकता. हम केस किसके अगेंस्ट करेंगे? अथॉरिटीज के अगेंस्ट. एंड अकॉर्डिंगली द प्रिंसिपल, 2 टीचर्स एंड अ चेयरमैन वाज मेड लायबल टू इट. अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन का केस आया. अभी मेरिट्स ऑफ द केस की बात नहीं की गई है. चेयरमैन ने कहा कि भाई मैं कैसे एक्चुअल कंट्रोल की बात हो सकती है, आई डोंट हैव द एक्चुअल चार्ज और कंट्रोल ओवर द चाइल्ड. इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है. सेक्शन 75 के अंदर एक्चुअल कंट्रोल और चार्ज की जो बात की, उसमें चेयरमैन ऑफ अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी मेड लायबल बिकॉज ही हैज़ नो एक्चुअल चार्ज और कंट्रोल ओवर द विक्टिम चाइल्ड. अंडरस्टूड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जेजे एक्ट के लिए प्लीज याद रखिएगा. रीसेंट केस लॉ पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, एस शोभा वर्सेज मजदूत फाइनेंस लिमिटेड. इसमें वही कॉन्स्टिट्यूशन का केस लॉ है. अ प्राइवेट कंपनी कैरिंग ऑन अ बैंकिंग फंक्शन बिजनेस एज अ शेड्यूल्ड बैंक कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ कंपनी कैरिंग ऑन एनी पब्लिक फंक्शन और अ पब्लिक ड्यूटी, देयरबाय कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्राइवेट कंपनी कोई भी बैंकिंग फंक्शन कर रही है, शेड्यूल्ड बैंक की तरीके एक्ट कर रही है, अगर वो कोई पब्लिक फंक्शन कर ही नहीं रही है, कोई पब्लिक ड्यूटी कर ही नहीं रही है, उस बेसिस में आप उसको एक स्टेट नहीं क्वालिफाई कर सकते. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट विद द लास्ट 2 केसेस, बालाजी ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी.
Delivery of a property is not sine qua non for the offense of extortion when the person is put in fear in order to commit extortion. जहाँ पर extortion का केस नहीं है, but putting a person in fear of injury, death or grievous hurt का केस है in order to commit extortion. आपको पता ही ना extortion काफ़ी सारे provision है, तो अगर वो extortion के केस में नहीं आ रहा है, but putting a person in fear के केस में आ रहा है, इस केस में actual delivery of property is not an important ingredient, is not an essential. Extortion के अंदर it is one of the essential, but while you are putting a person in fear in order to commit extortion, आप एक्सटॉर्शन करने के एक स्टेप पहले उसको एक डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या उसको ग्रीवियस हर्ट करने की, डेथ करने की कोशिश कर कि एक्सटॉर्शन हो, उस केस में डिलीवरी नहीं भी होगी तो भी आप हेल्ड लायबल होगे अंडर दोज ऑफेंसेस. एक्सटॉर्शन और वो ऑफेंसेस लेजिस्लेचर ने डिफरेंट इंटेंशन के साथ डिफरेंटली पनिश किया गया. अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हनुमान. Mere recovery of blood-stained weapon does not constitute complete chain of incriminating circumstances to charge the accused. अगर सिर्फ और सिर्फ पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड है और सिर्फ आपको mere रिकवरी हो रही है ब्लड स्टेन्ड वेपन की, इस चीज़ को आप नहीं कह सकते कि अक्यूज्ड इज द ओनली पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम. इस केस में क्या हुआ था, जो ब्लड स्टेन्ड वेपन था, ब्लड भी था, वो सेम ब्लड ग्रुप का था ऑफ द डिसीज एंड द अक्यूज. अब सेम ब्लड ग्रुप होना और डीएनए मिलना उसका अक्यूज में डिफरेंट होता है ना. अब मेरा भी ब्लड ग्रुप मिल जाएगा ये पॉजिटिव किसी और के साथ, किसी भी विक्टिम के साथ, तो क्या मैं अक्यूज बन जाऊंगी उस केस में? नो, दैट कैन नॉट बी डन. हाई कोर्ट हैड रिलाइड अपॉन दी क्या कहते हैं रिपोर्ट, योर फोरेंसिक रिपोर्ट ने उन्होंने रिलाई नहीं किया, बट अक्यूज यहाँ पर प्रोसिक्यूशन कह रहा है, अक्यूज कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट ने रिलाई किया होता तो उस केस में चीज़ें सॉर्टेड होती, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता. म्योरली रिकवरी होने से कोई कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस नहीं बन जाता. इंक्रीमेटरी सर्कमस्टांसेस या पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द अक्यूज नहीं क्रिएट हो सकता. आर वी क्लियर विद ऑल द इम्पॉर्टेंट केस लॉ? मैंने मैक्सिमम केसेस फ्रॉम जनवरी टिल नाउ डील करने की कोशिश की है. आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर टू अदर पीपल एज वेल. प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट ऑन दिस. इफ़ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो विद इम्पॉर्टेंट 1 ईयर वाला पूरा 2024 का इम्पॉर्टेंट आपके रीसेंट केस लॉज, या अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो बने, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन इट. आई विल मेक श्योर टू मेक इट बिफोर योर एग्जाम. ये आरजीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ रिमेंबर द केस नेम, प्लीज़ रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और केस लॉ बेस्ड भी आ सकते हैं. थैंक यू सो मच, एंड विद दिस आई विल एंड द सेशन फॉर टुडे. वील मीट विद अनदर वीडियो लाइक दिस. आप मुझे रिकमेंड करिए आपको कैसी वीडियो चाहिए. थैंक यू सो मच.